Good evening, students. Our last topic that we were doing in industrial law was retrenchment, and we have done this first slide also. So, retrenchment, what is meant by retrenchment? Let me reiterate it, that the termination of the employer service. Termination का मतलब वो वाला termination नहीं, उसको हम dismissal बोलते हैं. If some due to some disciplinary action, a person has been action has been taken, that is called as dismissal. Termination मतलब coming to an end of the services of a person. So if it is there is a termination of the service of the employer and it does not include any retirement, superannuation or termination of employment on ground of ill health, यानी कि बीमारी की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से अगर कोई नौकरी उसकी खत्म हो रही है तो उसको हम रिट्रेंचमेंट नहीं कहेंगे. ठीक है. एंड देन देयर वर द रूल्स व्हिच हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. ये सारा एक्सप्लेन कर दिया था. नाउ कमिंग टू कि नो वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट हु हैज बीन टू कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 1 year अंडर एन एम्प्लॉयर शैल बी रिट्रेंच्ड बाय द एम्प्लॉय. यानी कि अगर 1 साल या उससे ज्यादा किसी ने सर्विस करी है किसी एम्प्लॉयर के यहाँ, ठीक है, नॉट लेस देन का मतलब 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 साल से ऊपर उसकी सर्विस पीरियड वही है, तो उसको तब तक रिट्रेंच नहीं किया जा सकता जब तक कि ही हैज बीन गिवन 3 months नोटिस इन राइटिंग रिटन. यानी कि एम्प्लॉयर 3 महीने का नोटिस उस एम्प्लॉय को देगा अगर उसकी सर्विसेज 1 साल से ज्यादा की हो गई है. ये मैंडेटरी है एज पर लॉ. ये आप लोगों को भी याद रखना चाहिए कि 3 महीने का नोटिस एम्प्लॉयर के द्वारा रिट्रेंच करने से पहले देना पड़ेगा. So he has been given 3 months notice in written indicating the reason for retrenchment. आपको कारण बताना पड़ेगा why he is being retrenched. No such notice shall be necessary if the retrenchment is under an agreement which specify a date for termination of service. मान लीजिए I will give you an example. For example, somebody has been hired for 2 years, right? 1 साल से ज्यादा उसकी है. लॉ कहता है कि 1 साल से ज्यादा अगर किसी की सर्विस हो गई है तो आपको रिट्रेंच करने से पहले यू हैव टू गिव अ नोटिस फॉर 3 months, यानी कि 3 महीने का नोटिस एडवांस में आपको देना पड़ेगा. बट इन दिस केस द सेकेंड वन, व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. दस हिज सर्विसेज विल कम टू एन एंड आफ्टर 2 years. सो दिस बिकॉज ऑफ दिस हिज सर्विसेज विल कम टू एन एंड because there is a contract between the employer and employee, and their giving 3 months notice and all is not required, because by the terms and condition of the employment itself, through the agreement or the contract between the employer and employer, his services is coming to an end after the end of 2 years या 3 years, जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है. तो वहां पे ये लागू रूल नहीं होगा कि जी आपको 3 महीने का नोटिस देना कंपलसरी है. ये रूल तब लागू नहीं होगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दीज 2 points. वी विल मूव अहेड. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट. कंपनसेशन शैल बी इक्विवेलेंट टू 15 days एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस और एनी पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months. देखिए सिंपल मतलब यह है बच्चों कि हर जो साल उसने पूरा किया, मान लीजिए उसने 6 साल पूरे किए, तो 6 साल का मतलब क्या हुआ कि हर साल के लिए उसको जो कॉम्पनसेशन देगा 15 days का, यानी कि 2 साल का जो उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा. मान लीजिए उसने 6 साल किया है, अब उसे काम किया है, अब उसे रिट्रेंच कर रहे हैं, तो 2 साल में 1 महीने की सैलरी, 4 साल में 2 महीने की सैलरी और 6 साल में उसे 3 महीने की सैलरी दी जाएगी, वेजेस दिए जाएंगे बिफोर द टर्मिनेशन, बिफोर बीइंग रिट्रेंच. ठीक है. और ये साथ ही कह रहा है कि फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस और एनी पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months, यानी कि 6 महीने से ज्यादा अगर है उसकी सर्विस तो ये कंपनसेशन तो भी दिया जाएगा. वो कैलकुलेट करके जितना भी निकलेगा, उतना छोटा अमाउंट निकले बड़ा निकले, उसको दिया जाएगा. नोटिस शैल बी गिवन टू एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और सच अथॉरिटी एंड द परमिशन ऑफ सच गवर्नमेंट अथॉरिटी इज ऑब्टेन्ड. नाउ नोटिस इस बात को भी दिया जाएगा, भाई आप एक नोटिस तो एम्प्लॉय को देंगे कि भाई हम आपको रिट्रेंच करने वाले हैं, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी अथॉरिटीज को भी हमें बताना पड़ता है एज ए ऑर्गेनाइजेशन कि इतने लोगों को, चाहे 1 हो 10 हो, जितने भी लोग हों, इन लोगों को हम रिट्रेंच करने
जा रहे हैं और उनसे परमिशन लेनी भी पड़ती है। इसीलिए बोला है, एंड द परमिशन ऑफ सच गवर्नमेंट और अथॉरिटी इज ऑब्टेन्ड whereby we are stating that we are going to, let's say we are going to retrench 20 employees. So first of all we have to apply to the government and thereafter we can execute the retrenchment. This is the law. Now government or authority after making inquiry may grant or refuse the permission to the employer within 3 months. 3 महीने के समय में एप्लीकेशन देने के रिट्रेंचमेंट के एम्प्लॉयर को ये परमिशन दी जा सकती है या रिफ्यूज करी जा सकती है। ऑफ द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस, जिस दिन वो नोटिस दिया गया है। इफ इट डज नॉट कम्युनिकेटेड बिटवीन 3 months ऑफ सच नोटिस देन द रिट्रेंचमेंट इज लीगल। इफ इट डज रिफ्यूज द परमिशन देन द रिट्रेंचमेंट इज इलीगल। अगर 3 महीने में उन्होंने परमिशन दे दी तो क्या होगा, उसको लीगल माना जाएगा। ठीक है। इफ इट डज रिफ्यूज द परमिशन देन द रिट्रेंचमेंट इज इलीगल। अगर इन 3 महीनों में सरकार की तरफ से या गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से आ गया, नहीं जी आप रिट्रेंच नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी अगर एम्प्लॉयर रिट्रेंच करता है, लोगों को नौकरी से निकालता है, तो उसको इलीगल माना जाएगा। ना अथॉरिटी अंडर सेक्शन 25 कैन एक्सरसाइज पावर्स विच आर क्वाजी जुडिशियल एंड नॉट प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव। जनरली जैसे लेबर कमिश्नर हो गए, इन लोगों के पास ये पावर्स होती है और एप्लीकेशन इनके पास भी जाती है रिट्रेंचमेंट के लिए। सो इन अथॉरिटीज के पास सेक्शन 25 में ये पावर्स है कि क्वाजी जुडिशियल यानी सेमी जुडिशियल है, यानी कि वो जज की तरह भी काम कर सकते हैं। जैसे लेबर कमिश्नर हो गया, वो उसकी अदालत भी होती है, वो अपना जजमेंट भी दे सकता है, चाहे वो एम्प्लॉयर के फेवर में दे, चाहे वो एम्प्लॉय के फेवर में। सो दे आर क्वाजी जुडिशियल यानी कि सेमी जुडिशियल है, न केवल एडमिनिस्ट्रेटिव बट दे आर ऑल्सो क्वाजी जुडिशियल यानी सेमी जुडिशियल नेचर की पावर्स उन अथॉरिटीज के पास होती है, जो जिनके पास हमें ये एप्लीकेशन एम्प्लॉयर को देनी होती है। राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रिट्रेंचमेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर रहे हैं। इन वेरी शॉर्ट इट मीन्स as the definition says that closure has been defined as the permanent closing down of a place of employment or part thereof, यानी कि कोई दूसरा पार्ट हो, चाहे वो प्लेस मेन प्लेस हो, अगर हमने उसे बंद यानी कि हमने उसको परमानेंटली बंद कर दिया है तो उसको हम क्लोजर बोलते हैं। ठीक है। सेक्शन 25FFA है ये, जो कहता है 60 days प्रायर नोटिस टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमें देना पड़ेगा बिफोर वी मेक द क्लोजर। अब आप पूछेंगे कि क्यों देना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और वो काम से मतलब उनके पास फिर काम नहीं रहेगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्लोज हो जाएगी, तो इसलिए गवर्नमेंट को 60 दिन का नोटिस देना कंपलसरी है। दिस इज कॉल्ड एज अ कंप्लायंस अंडर सेक्शन 25FFA। तो 60 days प्रायर नोटिस टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द एम्प्लॉयर हैज टू गिव, बट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई। बट ये जो सेक्शन है जो कि कहता है कि आपको 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, ये तब अप्लाई नहीं होगा when an undertaking in which less than 50 workmen are employed or were employed on an average per working day in the preceding 12 months। यानी पीछे के 12 महीनों में अगर वर्कमैन की टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 50 से कम है, तब ये नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी, ये 60 दिन का नोटिस मैंडेटरी नहीं होगा। एन अंडरटेकिंग सेटअप फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, कैनाल, डैम्स और फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क और प्रोजेक्ट, यहां पे सेक्शन 25FFA लागू नहीं होता। नाउ यू कैन लुक एट द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वहां पे ये 60 दिन का नोटिस वाला जो कंप्लायंस है इसको करने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि ये बड़े बड़े साइट्स होते हैं जहां पे हजारों लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। तो वहां पे ये जो फॉर्मल प्रोसीजर है वहां पे नहीं चल सकता। ठीक है। एक्शन लिया जाता है, लोगों को कॉम्पनसेट किया जाता है टू दैट एक्सटेंट ओनली। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसको अप्लाई नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगर वो क्लोज हो, क्योंकि ये मूविंग नेचर की चीज है। अब रोड्स बन रही हैं, अब कहां पे बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, कैनाल्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, ये डैम साइड पे, वर्क साइड पे इस तरह का काम होता है। इन चीजों की फॉर्मेलिटीज के लिए प्रोसीजर नहीं दिया गया है। ठीक है। अदरवाइज जहां भी 50 या उससे ज्यादा लोग होंगे, पहली बात वहां पे ये नोटिस देना जरूरी है, इंटीमेट करना जरूरी है कि आप ऑर्गेनाइजेशन क्लोज करने जा रहे हो। और
अगर वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो वहां पे भी अप्लाई, ये कंप्लायंस अंडर सेक्शन 25 FFA वहां पे अप्लाई नहीं होगा। दूसरा है अंडर सेक्शन 25 FFF, एन एम्प्लॉयर or workman who is in continuous service for a period of 1 year is entitled for notice of compensation। तो ये जो नोटिस है, ठीक है, ये एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉई, ये एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉई है। एन एम्प्लॉई और अ वर्कमैन ऑब्लिक वर्कमैन हु इज इन कंटिन्यूअस सर्विस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, एम्प्लॉई है वो। सो एम्प्लॉई और वर्कमैन हु इज इन कंटिन्यूअस पीरियड, सर्विस पीरियड फॉर अ 1 ईयर इज एंटाइटल्ड फॉर नोटिस ऑफ कंपनसेशन। तो कोई भी बंदा जो कि 1 साल से ज्यादा काम कर रहा है कहीं पे, उसका ये हक बनता है कि ये नोटिस सर्व किया जाए। कंपनसेशन अंडर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस शैल नॉट एक्सीड द एवरेज पे फॉर 3 मंथ्स। अचानक से अगर ये बंद होती है ऑर्गेनाइजेशन तो 3 महीने का मुआवजा देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा वर्कर्स या एम्प्लॉइज को। दिस इज द रूल अंडर सेक्शन 25 FF और अंडर सेक्शन 25 अलग अलग कंप्लायंसेस है, विच वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर अंडर सेक्शन 25 O फ्रॉम दिस स्लाइड।